कर पाते हैं। ये उनके लिए बड़ा चैलेंज इसलिए भी होगा कि जब से उन्होंने पार्टी बनाई, जब से वे सत्ता में आए, ये पहली बार मौका है कि जब आम आदमी पार्टी बाकायदा तौर पर चुनावों में हारी है और हार के साथ वो 22 पर सिमट रही है और 48 पर भारतीय जनता पार्टी। इस हार और जीत के क्या मायने निकाले जाए, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जितने भी बड़े चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती से लेकर सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, सब के सब हार गए हैं। तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार हुई है, बल्कि जो उनके बड़े चेहरे थे, जो लगातार उनके स्टार कैंपेनर थे, जिनको हम लगातार टीवी चैनल्स पर देखते रहे, जिन नौरतन की बात की थी उनमें इन सब का नाम शामिल था, वो सब भी हार गए हैं। तो हार ही नहीं हुई है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उस तरह से हार हुई है जिस पर बहुत कुछ सोच विचार करने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। लेकिन कौन सी वो चीजें रहीं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं गई, कौन सी वो चीजें रहीं जो बीजेपी के पक्ष में रहीं, और क्या ये इसको सिर्फ हार और जीत और कैसे वो जीत गए सिर्फ इसी तरह से देखा जाना चाहिए, या इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही उसको भी देखना चाहिए, और कैसे चुनाव आयोग ने एक तरह से पूरा स्टेज, एक मंच तैयार करके दिया जहां पर आप बजट सत्र हो, वहां पर आप मिडिल क्लास के लिए इस तरह की योजनाओं की घोषणा करें, उस तरफ कुंभ चल रहा हो जहां नरेंद्र मोदी ठीक वोटिंग वाले दिन डुबकी वहां पर लगाएं, और उस सब के बीच आप चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दें। यानी कि आपने पूरी थाली में सजाकर एक तरह से मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए जिससे मजेदार हो जाए वो पूरी की पूरी पार्टी, वो आपने एक तरह से बनाकर दिया। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में है। देखना यह है होगा कि अब जब पूरा का पूरा चुनाव का विश्लेषण होगा उसके बाद क्या निकल कर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 6.36% ही वोट वो हासिल कर पाई है, यानी कि लगभग 2 से 2.5% का उछाल उसके वोट बैंक में हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, 12 से 14 के बीच में सीटें इस तरह से बताई जा रही हैं जहां पर जितने मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी है उतना या उससे ज्यादा जो मत हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है, खासतौर पर उनकी जो स्पोक्सपर्सन है सुप्रिया शिनेत, कि हम कोई एनजीओ नहीं है और हमारे ऊपर ये कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि हम ये सुनिश्चित करें कि आम आदमी पार्टी जीते और सरकार बनाए। हम भी एक पार्टी हैं और पार्टी की तरह ही हमने चुनाव लड़ा, और इसीलिए शुरू से ये था कि अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो जीत की तरफ जा सकती थी। लेकिन अगर दोनों पार्टियों के अगर हम मिलान भी कर लें तब भी ये 48 का आंकड़ा पार कर पाता इंडिया गठबंधन, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर लड़ती, ये भी कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। दो मेरे साथ वरिष्ठ साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को लेकर आइए, इसी पर अभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इस चुनाव के क्या मायने हैं, कैसे इसको देखा जाए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर आत्मद मिश्र जी। समीर जी स्वागत आपका, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नाम आप दोनों के जरा ठीक कर लें, दोनों के नाम गलत जा रहे हैं। प्रेम जी, सवाल मेरा आपसे कि कैसे अब इसका आकलन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की वो भूमिका निभाएंगे, बहुत सधा हुआ, बहुत थोड़ा सा ही उन्होंने बोला, शायद अभी उनको वक्त लगेगा इस सब से उभर पाने में। लेकिन इस जीत के मायने देश और दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत अच्छी, बहुत सधी हुई और एक अप्रिशिएबल है प्रतिक्रिया है। और मान लीजिए चुनाव को लेकर के जो शंका भी है तो उसकी जब तक पड़ताल नहीं कर ली जाए तब तक कोई मजबूत बयान देने की स्थिति न बन जाए तब तक बोलने से बचना चाहिए। आज जैसे राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बोल रहे हैं तो सारे सबूत इकट्ठा कर लेने के बाद बोल रहे हैं, तो उसकी अहमियत होती है। तो उस हिसाब से आप देखें तो रिजल्ट को वो कबूल कर रहे हैं। अब इससे आगे दूसरे विषय पर आए तो बीजेपी को किसने जिताया या आम आदमी पार्टी को किसने हराया, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं और ये जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी पढ़ी जाएंगी वो बोला जाएगा। मैं 48 सीट पर जहां बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, 40 पर जीत चुकी है, 8 पर दूसरे नंबर पर कभी भी जीत सकती, घोषणाएं हो रही है।
इन 48 सीटों में मैं पूरा आंकड़ा लेकर के बैठा हूँ, सब नोट करके जी। कि किसको किस जगह पर कितनी सीटें मिली, और तो मैं देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस ने 23 सीटें, जहाँ 5,000 से ज्यादा, और यही करीब 11 सीटें ही हैं, मेरे ख्याल से 9 सीटें हैं जहाँ 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, ये कांग्रेस का है। तो कुल मिला के जो 22-23 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, ऐसा जो हम लोग बोला करते थे, तो वो इस रूप में है कि उस मजबूती से तो नहीं दिखी, लेकिन कम से कम 5,000 से ज्यादा वाले ब्रैकेट में वो आई है, ये स्पष्ट आंकड़े दिखा रहे हैं। और 9 से सीट पर तो 10,000 से ज्यादा है। एक सीट पर कस्तूरबा नगर में सेकंड हुई है कांग्रेस, और एक सीट जो आपको बादली वाली सीट है, वहां थर्ड होके भी सेकंड्स के एकदम करीब है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाती तो सवाल ही नहीं उठता था कि वो सीट बीजेपी जीतती, एक बात कह रहा हूँ। जी। लेकिन ओवरऑल आप अगर देख रहे हैं 48 में 13 सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गई आम आदमी पार्टी, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को किसने सत्ता से बाहर किया। अब कांग्रेस ने किया, अगर इसका उत्तर साफ साफ है, आंकड़े तो ये बोल रहे हैं, और ये संख्या और बढ़ेगी जब हम और बाकी पूरे 70 का मूल्यांकन करेंगे। तो अभी 48 में हम 13 बता रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा, इस चुनाव से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है। अब इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की है? इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर अकेले नहीं थोपी जा सकती, क्योंकि चुनाव अकेले लड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल जी का था। तो उनको अपने फैसले पर सोचना पड़ेगा कि मेरा फैसला मुझे कितना महंगा पड़ा है, कि कांग्रेस को हमने अपने खिलाफ लड़ने के लिए कंपेल कर दिया, और कांग्रेस हमको सत्ता से बाहर करी। सीधे 13 सीट बहुत बड़ा है, 48 में 13 घटा दिए 35 पहुंच जाती है बीजेपी, तो ये बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा एक और तरीके से इसी बात को देख सकते हैं, कांग्रेस का जो वोट परसेंट बढ़ा है, वो अभी हालांकि आंकड़े फाइनल नहीं है क्योंकि बहुत सारे वोट्स गिने जाने हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो 4.26 पहले था, अभी 6.39 हो गया। तो 2.13% जो वोट बढ़े हैं, इसको एक तरफ रखिए, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वोट परसेंट का जो डिफरेंस है वो 2.25% है ओनली, ये जी। लगभग इक्वल हो गया। तो यानी कांग्रेस का जो वोट बढ़ा वो, और मार्जिन जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी का, वो दोनों इक्वल है। ये अपने आप में कहानी बता रहा है कि बीजेपी को एज दिलाने के लिए कांग्रेस ही यहां मौजूद दिख रही है। ये आंकड़ों के हिसाब से हम ये बातें कह रहे हैं। अब इसके अलावा थोड़ा परसेप्शन वाइज देखें तो इसको मोदी की जीत के रूप में अभी दिखाया जाएगा, मीडिया दिखा रही है, कह रही है। मोदी की जीत आप मानिए तो मोदी की हार भी मानिए। 2019 से लेके जो इससे पहले चुनाव हुए 15 और 20, 2015 और 2020 में दिल्ली में फिर मोदी की हार हुई थी, क्योंकि लोकसभा जीत रहे थे और दिल्ली हार रहे थे, लोकसभा जीत रहे थे, दिल्ली हार रहे थे। इस बार लोकसभा भी जीती और दिल्ली भी जीते, ये हुआ है। तो ये मोदी की जीत नहीं है, मोदी की जीत होने से तो पहले हो जानी चाहिए थी जीत। ये एक स्पष्ट बात है जो कि इंगित करने की जरूरत है। फिर है कि हम क्यों बोले मोदी की जीत नहीं है, वो बोल रहे मोदी की जीत है ना, तो हमको क्यों जलन होनी चाहिए मोदी की जीत? ले जाओ भाई, मोदी की जीत है, अमित शाह की भी जीत है, बीजेपी की भी जीत है, वो है। लेकिन ये काउंटर इसलिए देना होता है क्योंकि वो ओन नहीं करते, जब हार होती है तब बोलना पड़ता है। अगर हार भी हो, बोले मोदी की हार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक सवाल बड़े नए सिरे से हुआ है, और एक वो है कि आगे का फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगा, ये यहाँ पर उठा है। कांग्रेस के नेता जहां जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विश्लेषक भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आगे क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से हट करके कोई नीति रणनीति बनाने जा रही है? क्योंकि आज जयराम रमेश जी का जिस तरह से बयान आया, इस बयान की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप दिल्ली के जो लीडरशिप है वो बयान देना,
कि हम क्यों हारे, वो स्टेट की लड़ाई होगी। लेकिन जब केंद्रीय लीडरशिप अगर कोई बयान दे रहा है और अरविंद केजरीवाल पर हार के बाद भी हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वही बात है जैसे हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दूसरे लोग इंडिया घटक दल के जो थे वो कांग्रेस पर ही हमला कर रही थी। इवन कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस पर हमला कर रहे थे कि ये कमी रह गई, वो गुटबाजी हो गई, वो लड़कीबाजी होगी, फलना हो गया, ढिमका हो गया, सब बोले थे। तो आज अगर चुनाव में कोई गैर जरूरी घटनाएं घट रही हैं और एक दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि चुनाव को कैसे लूटा जा रहा है, तो एक दिन बाद जयराम रमेश जी का ये एकदम से इस चुनाव को विशुद्ध सही मानते हुए प्रतिक्रिया दे देना और आम आदमी पार्टी के खिलाफ में यह आश्चर्य पैदा करता है। आपको भी सब्र रखना चाहिए, आपको भी मीठा बोलते हुए इस चुनाव को स्वीकारना चाहिए जैसे अरविंद केजरीवाल ने स्वीकारा है। अरविंद केजरीवाल सेकंड रह करके वो जनता का आभार जता रहे हैं और ये थर्ड रह करके भी कोई आभार जताने को तैयार नहीं है। भाई थर्ड आप हुए हैं, थर्ड, और आप बोल रहे हैं हम इसी बात पे खुश हैं कि हमने बीजेपी को जिता दिया या कांग्रेस को हरा दिया, आम आदमी पार्टी को हरा दिया। तो क्या आम आदमी पार्टी जो बोल रही थी कि कांग्रेस आई है बीजेपी को जिताने के लिए, वो सही बोल रही थी क्या? इसको आपको जनता के बीच लाना पड़ेगा कि नहीं, हम किसी को हराने के लिए नहीं खड़े थे, हम खड़े थे और ये गठबंधन आम आदमी पार्टी ने तोड़ा था, हम इसलिए खड़े हुए और हमने अच्छा परफॉर्म किया, हम आभार जताते। कुछ इस फॉर्म में रिएक्शन होना चाहिए। 10 लोग सुझाव दे रहे तो हम भी एक सुझाव मार दे रहे हैं, मुझे भी क्या जाता है, हारने वाले को तो सब सुझाव देते हैं। जी जी बिल्कुल, जब हार जाते हैं तो सब कुछ उनका ख़राब हो जाता है, जो जीत जाता है उसकी फिर वाहवाही होती है। ये नियम रहा है और इसी नियम के तहत जो लोग आम आदमी पार्टी को कल तक जीतता हुआ बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, जो तमाम तरह की खूबियां जिनको आम आदमी पार्टी में दिख रही थी, अब वो तमाम खामियां आम आदमी पार्टी में लोगों को नज़र आ रही हैं। और ये नियम रहा है, जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हारी थी तब भी लोगों ने कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दी थी, इसी तरह की बातें कही थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रेम कुमार जी। लेकिन समीर आत्मज जी, क्या कांग्रेस ये बताने में, ये दिखाने में कामयाब रही है, भले ही उसका मकसद ये ना रहा सही, भले ही वो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जमीन के लिए जो कभी उसकी रही थी, जहां पर उसने 15 साल एक छत्र राज किया था, उसको बचाने, उसको वापस रिक्लेम उसको करने के लिए उसने ये चुनाव लड़ा हो, लेकिन क्या अंडरलाइन ये भी मैसेज देने में वो कामयाब रही कि आप हमारे साथ नहीं रहे, भले ही हम इतने पर सिमटे हों लेकिन जीत तो आप भी नहीं पाए। अब देखिए, मैसेज तो जो परिणाम बता रहे हैं उससे जा तो यही रहा है, लेकिन एक बात ये भी देखनी होगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अभी प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे कि गठबंधन में न शामिल होने का फैसला आम आदमी पार्टी का ही था, तो कांग्रेस ने तो कोशिश की है और ये कहाँ बात नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को ये भरोसा रहा होगा, चूँकि 2 बार उसकी इतनी एक जो जिस तरह से जीत हुई थी कि बिल्कुल एक तरफा जीत हुई थी, 63 सीटें, 67 सीटें और 62 सीटें, उसको लगा होगा कि जीतेंगे तो हम ही, और हमने पार्टी के नेताओं के में शामिल होने जा रही होगी कांग्रेस, तो 1 सीट या 2 सीट पे तो मानेगी नहीं, कुछ ना कुछ। हालांकि क्यों बात नहीं बन पाई थी ये चीज़ सामने नहीं आई है। अब इसमें यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये गठबंधन, अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन, उसको ये कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना स्वीकार क्यों नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के दूसरे घटक दलों का भी ये दबाव रहा, तो नहीं शामिल हुआ, तो इसका मतलब या तो फिर ये रहता कि कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़ती, या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते हुए न दिखती। तो एक राष्ट्रीय पार्टी अभी 6 महीने 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ी है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, एक उसके कार्यकर्ताओं का भी एक तरीके से उत्साह बढ़ा हुआ है, वो अगर पूरी तरह से ये दिखा भी देती, अब लड़ते हुए तो हम लोगों को लगा कि मजबूती से लड़ रही है, लेकिन उसको मतदाताओं ने कितना मजबूती से लड़ते हुए देखा वो परिणाम बताया जा रहा है। लेकिन अगर वो ये दिखा भी देती कि हम मजबूती से नहीं लड़ रहे हैं तो क्या मैसेज जाता। और ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि अगर साथ में न लड़ते और कांग्रेस इस तरीके से न लड़ती तो आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती, नहीं हो जाती। इसलिए कि जो परिणाम है वो बता रहे हैं, और ये भी जो कहा जा रहा है कि
चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और वो आधारहीन नहीं है, उनमें दम है और बहुत सारी चीज़ें, चाहे पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, लेकिन कुछ चीज़ों की बात, जैसे बजट की बात हो रही है कि बजट को अनाउंस कर दिया, मुझे ये लगता, और 5 तारीख को कुंभ चले गए प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें मैसेज देने के लिए होती है। इसको चुनाव आयोग को इन चीज़ों को देखना चाहिए। जो वो डर के मारे हम कहें नहीं देखता है या जानबूझकर नहीं देखता है, अब ये वही बता सकता है, लेकिन उसको देखना चाहिए। पर यह भी है कि अब वहाँ नहाने से अचानक यहाँ दिल्ली के मतदाताओं का मिजाज बदल गया होगा। वो वोट करने वाले रहे होंगे आम आदमी पार्टी को, लेकिन प्रधानमंत्री को संगम में स्नान करते देख के उनको लगा कि अब बीजेपी को वोट दे दो। ये मुझे कतई नहीं लगता है। कभी इस तरह का माइंडसेट कुछ मतदाताओं में रहा भी होगा तो आज से 10 साल पहले, जब शुरू में प्रधानमंत्री बनकर मोदी आए थे, या उस समय जब उनका नाम चल रहा था, पिछले 10 साल में लोगों को पता लग गया है कि हिंदुत्व के कितने बड़े प्रचारक हैं मोदी जी, और हिंदुत्व का कितना इस्तेमाल वो अपनी राजनीति के लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करते हैं और अपने लोगों के लिए। ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लोगों के लिए। तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें, उससे एकाएक पूरा मतदाता पलट नहीं गया होता। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये परिणाम कैसे आए हैं। तो इसमें अब कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये ज़रूर है, ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं उनसे ये बिल्कुल साफ है कि अगर गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ा गया होता तो निश्चित तौर पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की एक साथ सरकार बनती। अभी तक तो आम आदमी पार्टी के अकेले ही थी, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना भी नहीं चाहिए। और एक बात और है, उसकी भी चर्चा हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई दबाव था अकेले चुनाव लड़ने का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, पता भी लगेंगी कि क्या हुआ, क्या क्या परिस्थितियां थी, किसकी वजह से गठबंधन कहा जाता है कि भाई बी पार्टी है बीजेपी की, तो क्या उनके ऊपर ये प्रेशर था कि भाई आप ऐसे ही लड़ेंगे, आप अकेले ही लड़िए और अब आपका काम खत्म, बोरिया बिस्तर बांधिए और आप निकलिए, अब हम सत्ता संभालेंगे। ये बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं और इनको देखने की जरूरत है, क्योंकि केजरीवाल पर लगातार क्योंकि हम हमेशा से उन्होंने कहा कि कोई विचारधारा नहीं। हमारी विचारधारा क्या है कि हम डेवलपमेंट करते हैं, हमारी विचारधारा क्या है कि हम लोगों को फ्री बिजली पानी, हम इसकी सुविधा उनको दे रहे हैं, यही हमारी विचारधारा है। यानी कि विचारधारा क्या है उनकी, उसको लेकर कभी उन्होंने कोई बात नहीं कही। और हमारा देश इस तरह का है कि बिना विचारधारा के, चाहे विचारधारा वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस पार्टी की हो, एक पार्टी की विचारधारा होती है। लेकिन फिर प्रेम कुमार जी, सवाल यह है कि इस जीत का सेहरा अगर मोदी पर नहीं है तो फिर किस पर बांधा जाए, क्योंकि यहां पर कोई चेहरा तो नहीं था दिल्ली में, और दिल्ली में अगर किसी के पास चेहरा था तो वो आम आदमी पार्टी थी और वो चेहरा ही हार गया। ना तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा था इस तरह का कह दे कि हाँ ये ही वही चेहरा है, ना ही बीजेपी के पास था। चेहरा था तो वो केजरीवाल का था, और केजरीवाल बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी, वैसे आम आदमी पार्टी में केजरीवाल, यानी कि उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है। तो ये जो इतना हम बड़ा फर्क देख रहे हैं, 62 से 22 और 8 से 48, ये तो ऐसा है कि जैसे एक तरह से बस लोग एक तरफा चेंज चाहते थे। जी, एक बात तो है कि जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए तो इसका मतलब है कि कोई मैसेज है, एक एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी। लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि जैसे इस बार नहीं, इससे पहले वाले चुनाव में हरियाणा के सारे मंत्री ही चुनाव हार गए थे, फिर भी किसी तरीके से उन्होंने दुष्यंत चौटाला से गठबंधन करके सरकार बना ली थी बीजेपी ने। तो चेहरे हारने के बाद भी सरकार बच गई थी, वो उन्होंने साथ ही खोज लिया था। तो यहाँ पर अगर वो अप्रोच रहता, इतनी कटुता नहीं होती, आप चुनाव लड़ सकते थे, एक मित्रता के पूर्ण तरीके से भी लड़ सकते थे, लेकिन वैसा कोई दिखा नहीं। सबने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताना शुरू किया और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बेईमान बताना शुरू किया। तो इस तरीके से एक दूसरे को संदिग्ध बनाया।
तो जाहिर है इंडिया गठबंधन की क्रेडिबिलिटी को जबरदस्त नुकसान हुआ इन दोनों ही पार्टियों के कारण। इसको आपको मानना पड़ेगा कि दोनों ने एक दूसरे को भ्रष्ट कहा, तो इसका मतलब विश्वसनीयता किसकी गई। तो जनता इस पर रिएक्ट कर सकती है, जो आंकड़े हैं हम उसको मानते कि किया है, ऐसा मानेंगे। अगर आपका सवाल ये कि चेहरा को रिजेक्ट किया है जनता ने, ये आप मान लीजिए। किसी चेहरे को एक्सेप्ट किया है, ये भी नहीं है। किसी चेहरे को एक्सेप्ट भी नहीं किया है और एक चेहरे को रिजेक्ट भी किया है, ये दोनों बातें हैं। लेकिन चेहरे के अलावा अगर कोई किसी को चुनाव परिणाम को, नतीजे को बदलने वाली बात है, तो वो बात तंत्र की हो सकती है, इसकी पूरी गुंजाइश है। इसका सवाल लगातार, इसको मैंने पहले भी कहा, इसको समीक्षा करनी पड़ेगी। इसका मैंने तर्क भी दिया था पिछले इसी आज के दिन आपके साथ कि हरियाणा में अगर 11% वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता नहीं बदल सकी, तो दिल्ली में 8% वोट बढ़ा करके, लेकर के नहीं, बढ़ा करके 11% बढ़ा करके और दिल्ली में 8% वोट बीजेपी बढ़ा करके इतना बड़ा करिश्मा कैसे कर ले जाती है, ये एक बात है। इसमें वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, वरना ये सीट आंकड़ों में तब्दील इस तरीके से नहीं होते। ये चीज, इसको अध्ययन करने की चीज है, लेकिन साफ तौर पर मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसको अध्ययन करने से और स्पष्ट तरीके से बात तो क्या फिर प्रेम कुमार जी, तमाम चीजों को छोड़कर क्या तमाम पार्टियों को एक साथ मिलकर इसी की एक मुहिम नहीं छेड़नी चाहिए? अगर आपको ये लग रहा है कि आपके जरिए उठाए गए मुद्दे, आपके जरिए कही गई बातें, विचारों की लड़ाई, सब कुछ आपने काम किया, ये क्लेम करते हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने महिलाओं को फ्री बस सेवा से लेकर पानी, बिजली, ये सब दिया, झुग्गी झोपड़ी, और जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से उससे आते हैं, उनका उन्होंने ख्याल रखा। वो सब हमने देखा है। वो हार गए, इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया या उनका ख्याल नहीं रखा। लेकिन फिर तो क्या इन तमाम पार्टियों को, आप हरियाणा हार जाएं, फिर आप ये कहें महाराष्ट्र हार जाएं, फिर आप ये कहें, फिर आप दिल्ली हार जाएं, फिर ये कहें, तो सब कुछ छोड़कर यही नहीं करना चाहिए खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके? अब तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो चुनाव आयोग जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर उनकी ये मिली भगत है और वो ये कर रहे हैं, उस चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आप आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? फिर देखिए, चिट्ठी लिखना बुरा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बुरा नहीं है, इससे ज्यादा करने की बात आपकी बहुत सही है। इससे ज्यादा क्या किया जाए? अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि पहले केवल कांग्रेस पीड़ित हुआ करती थी, सब लोग मजे से देखते थे, कांग्रेस की बात को कोई भरोसा नहीं करता था कि इसका तो संगठन कमजोर है, ये तो लड़ना नहीं चाहती है, ये तो गुटबाजी में है, और इन बातों में वो बेईमानी जो कांग्रेस के साथ होती थी उस ढक जाती थी, वो आवाज दब जाती थी। लेकिन अब पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है अपोजिशन में, और पीड़ितों की संख्या बढ़ी है तो सबूत खोजने वाले भी बढ़ गए। आज राहुल गांधी क्यों कॉन्फ्रेंस कर पा रहे? क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे और एनसीपी का समर्थन है, तो वो भी कुछ स्टडी करते हैं। वो भी मरकड़वाड़ी जैसी घटना में एनसीपी का एमएलए अपनी इस्तीफा देने को तैयार होता है, यानी एक जज्बे के साथ जुड़ता है, तब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं। इससे पहले तो बहुत चुनाव हुए। आप 2019 का चुनाव में भी वैसे ही सवाल उठे, अदालत में गया मामला, कुछ ना हुआ, वोट जितने थे ज्यादा और कम गिने गए, वो सारी चीजें रही, कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जनता के बीच में मुद्दा बन के नहीं आया। जनता के बीच में मुद्दा बनना शुरू हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के बाद। उसके बाद से ये मुद्दा बनना शुरू हुआ, और 2024 के चुनाव के बाद भी ये मुद्दा बना, लेकिन उस हिसाब से नहीं बना चुके। सबूतों पर जितना काम करना चाहिए वो काम अभी बाकी है। हरियाणा की चुनाव के बाद भी ये मुद्दा बनता, लेकिन वो हमने कहा कि एक दूसरे की लड़ाई, अंदरूनी और गठबंधन की लड़ाई के कारण वो मुद्दा नहीं बना। फिर भी अब सारी चीजों को समेट करके तथ्य मुद्दा बनाते हैं। अगर आप तथ्य लाएंगे कि बेईमानी हुई है, तभी वो मुद्दा बनेगा, केवल स्लोगन मुद्दा नहीं बनते। तो स्लोगन आपका विश्वास है, विश्वास के आधार पर स्लोगन है, तो वो स्लोगन तभी हिट करेगा जब उसको आप तथ्यों से जोड़ेंगे। तो अभी राहुल गांधी ने तथ्यों से जोड़ा महाराष्ट्र के चुनाव को कि भाई एडल्ट वोटर्स जितने हैं महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, ये सवाल खड़ा है। एक इमारत में 7,000 वोट्स कैसे जोड़ लिए गए, ये सवाल तथ्य पर आधारित है, और भी बहुत सारी बातें।
तो उसी तरीके से दिल्ली चुनाव में वो कौन से फैक्टर हैं जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे थे नाम डिलीट करने का और हटाने का, उसको अगर तथ्यों के साथ वो ला पाएंगे तब तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि ये दिखावे का चुनाव बन जाएगा। लेकिन ये साबित करने की चुनौती है, इस चुनौती को आप स्वीकार करेंगे तभी आपकी लड़ाई मजबूत होगी। अदरवाइज चुनाव में तो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दल लड़ेंगे ही। सही बोल रही है कांग्रेस की प्रवक्ता की हम एनजीओ तो नहीं है, तो एनजीओ तो आप किसी भी स्टेट में नहीं है तो वहां क्यों गठबंधन करते हैं? यहाँ आप एनजीओ नहीं है तो वहां भी तो आप एनजीओ नहीं है, तो फिर इंडिया गठबंधन क्यों बना? भाई इंडिया गठबंधन क्या एनजीओ का कलेक्शन थोड़े है या समूह थोड़े है। तो ये बहुत हल्का बयान है। सबको चुनाव लड़ने का हक है, वो जरूर है। चुनाव हम एक गठबंधन में नहीं लड़ सके इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं, ये बोलिए तो ये राजनीतिक जिम्मेदार बयान हो सकता है। हम एनजीओ नहीं है बोलना, ये कोई राजनीतिक बयान नहीं। जी बिल्कुल। और इस तरह के बयान अब दिए जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग इस तरह से भी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो समर्थक हैं कि ये एक तरह का बदला ले लिया गया है। जी यहाँ एक लाइन बोलना चाहता हूँ समर्थन वाली बात पर। बहुत सारे लोग ऐसा कहते मिलेंगे कि कांग्रेस चाहती थी, विश्लेषक भी बोलते हैं कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी जीत जाए तब वो बाद में बीजेपी को हराएंगे। अरे पूरे देश में बीजेपी को नहीं हरा पा रहे तो आम आदमी पार्टी को हटा के आप बीजेपी को हराएंगे? ये सब मिथ्या बातें हैं, हंसी मजाक की बातें हैं। आपको अपने एक पॉलिटिकल, जैसे इस बार चुनाव में हुआ, आप हमने बताया 23 सीटों पर करीब 5000 से ज्यादा वोट लाए। अरे 23 सीटों पे आप 15000 से ज्यादा वोट लाते तो आपकी ताकत दिखती। तो तीसरा खंबा मजबूत करना था, वो नहीं हुआ। लेकिन हाँ फिर भी 11 सीटों पर मैंने बताया गिन के 11 सीटों पर तो स्पष्ट रूप से इन्हीं कांग्रेस की वजह से बीजेपी को जीत मिली या आम आदमी पार्टी को हार मिली। ये भी कांग्रेस की ताकत को बताता है। हार में भी एक संदेश है, कांग्रेस ने एक संदेश दिया है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों को संदेश दिया है। जी बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतती फिर इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होता, और अब हार गए हैं तो इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इसकी भी चर्चा होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि ये कह दिया जाए कि बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए कोई कांग्रेस लड़ी, ये भी एक तरह की बचकाना बातें हैं अगर कोई इस तरह की बात करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वैचारिक लड़ाई जो राहुल गांधी फिलहाल लड़ रहे हैं, वो वैचारिक लड़ाई में अगर ऐसा ही होता तो फिर जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो साथ में मिलकर फिर दिल्ली में नहीं लड़ती। फिर ये दोनों पार्टियां, जाहिर सी बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही थी, वो उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, लोकसभा में मिलकर वो सामने आए। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी सब लोग ने उनके समर्थन में बात कही और सोनिया गांधी ने मंच साझा किया, वो सब हमने देखा। मजबूती से कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। लेकिन यह भी कहना लाजमी होगा कि पहली बार अगर किसी ने इस गठबंधन के लिए मना किया तो वो कांग्रेस नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी थी और वो थे केजरीवाल, जिन्होंने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी अहंकार से चूर होकर कई उनके नेताओं ने, यहां तक कि सुबह भी जो उनके बड़े चेहरे जो हारे उनमें से एक ने यह कहा था कि उन्हें किसी तरह के कोई गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं होगी, हम एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं। और यह भी लगातार ये कहा जा रहा है कि उस अहंकार की भी क्या सजा अरविंद केजरीवाल को मिली है। जिस तरह से उनके जो साथी रहे, जो संघर्ष के साथी रहे, एक एक करके वो उनके साथ छोड़कर चले गए या उनको मजबूर किया गया या उनको निकाला गया। और जो उनके साथ भी रहते हैं वो बिल्कुल उसी तरह की हमें छवि नजर आती है जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद बाकी सब टॉम डिक एंड हैरी, उसी तरह से आप आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल और एक आध और कोई नेता जो भी अरविंद केजरीवाल की हामी में हामी भरता हुआ नजर आए, और बाकी सबकी क्या वैल्यू है उनकी पार्टी में वो सब भी हमें पता है। आतिशी को सीएम बनाया गया, लेकिन बार बार यह भी बताया गया कि कैसे ये सिर्फ एक टोकन सीएम है। उनकी पत्नी, जिनको एक तरह से सिंपैथी मिल रही थी और एक तरह का जनाधार उनका ही बन रहा था, लोग उनको पसंद कर रहे थे, कैसे उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, अपनी ही पत्नी को, और बिल्कुल वो कहीं पर नजर नहीं आई। वो कैंपेन करते हुए भी एक दो जगह के अलावा कहीं हमने उनको नहीं देखा। इसको लेकर भी सवाल लगातार उठे कि एक तरफ आप महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या आपकी पार्टी में हो रहा है, खुद आपके घर में क्या हो रहा है। जिन उसूलों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये पार्टी बनाई,
पहले डिनाई किया कि ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं है कि वो राजनीति में जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, जिस वजह से पार्टी बनी उन्हीं आरोपों में घिरकर आखिरकार उन्होंने सत्ता गंवा दी। और अब जब पार्टी कमजोर हो गई है, जब 22 पे सिमट गई है, तो सवाल यह बचता है कि इस कमजोर पार्टी को कैसे मजबूत बनाए रखें अरविंद केजरीवाल। यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? क्या आतिशी को ही बनाया जाएगा? यह भी सवाल है। और फिर क्या पंजाब को लेकर भी किसी तरह के खतरे के बादल जो हैं क्या मंडराने लगे हैं? यह भी देखना होगा। क्या इस सब की तरफ भी अब गौर किया जाएगा समीर आत्मज जी कि दिल्ली में भले ही हारे, लेकिन इससे बहुत कुछ देश की सियासत में ही बदलने वाला है? पहली बात तो बुशरा जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली होगी और वो बहुत बड़ी चुनौती भी है आम आदमी पार्टी के सामने कि उनकी पार्टी का आगे क्या एक देखा जाए तो कहा जाए कि उसको भविष्य क्या होता है। क्योंकि पार्टी को जिस तरह से ये जब से बनी है और राजनीतिक पार्टी जब से बनी है तो इसके खाते में जीत ही जीत आई है। क्योंकि अभी तक इसका मेन फोकस दिल्ली था, दिल्ली से चुनाव लड़ा, दिल्ली में जीत हासिल की और दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हासिल की कि कभी किसी ने नहीं हासिल की थी और लगातार दो बार। अब पार्टी हारी है उसी तरीके से, सीटें इतनी कम आई हैं और अब ये भी बड़ा सवाल है कि इस हार के बाद जो आप एक बात तो कह रही कि अभी किसको यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, कौन है, क्योंकि जितने प्रोमिनेंट जो लीडरशिप थी, हालांकि आतिशी जीती हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित तौर पर दावा उन्हीं का अभी बनेगा, वो ही एक प्रमुख नेताओं में चुनाव जीती हुई दिखाई भी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद पार्टी के लोगों को, पार्टी के विधायकों को बनाए रखना, उनको अपने साथ रोके रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि आंदोलन से उपजी पार्टी है, सत्ता में ही रही है पिछले 10-11 साल 12 साल से, वो सत्ता के बाहर पहली बार वो दिखाई पड़ रही है, विपक्ष में बैठेगी। और विपक्ष में भी आने वाले दिनों में जो जितने बड़े नेता हैं, हारे हुए तो है ही हैं, चुनाव तो भले ही हारे हैं, उसके अलावा सारे जमानत पर है, केसेस उनके चल रहे हैं, केसेस का दायरा क्या होता है, किधर जाता है, अभी ये देखने की भी बात होगी। और जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं वो कितना पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं सांगठनिक तौर पर, इसको इस एक छोटे से उदाहरण से देखा जा सकता है कि कुछ लोगों का, कुछ विधायकों का टिकट काटा गया और वो विधायक बिना किसी उम्मीद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले टिकट बढ़ चुके थे, चुनाव हो रहे हैं और उस दौरान वो चले गए। आपकी पार्टी के कई विधायक पहले से छोड़कर आए, विधायक क्या मंत्री छोड़कर गए और उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, कुछ जीत कर आए हैं, अब वो बीजेपी की सरकार में भी मंत्री बनेंगे, कुछ कांग्रेस में भी चले गए। तो बहुत बड़ी चुनौती ये होगी कि अब वो भी तब हो रहा था जब आप सरकार में थे, अब आपके पास सरकार नहीं है तो उन कार्यकर्ताओं, नेताओं को जोड़े रखना चुनौती होगी। और उसमें भी तब जब हो सकता है कि तमाम बड़े नेता एक बार फिर से जेल चले जाएं या उनके ऊपर शिकंजा तो कसा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली की सरकार होने का अपना एक दूसरा महत्व है, भले ही छोटा राज्य है, आधा अधूरा राज्य है, लेकिन दिल्ली में है, राजधानी में है, चर्चा उसकी होती रहती है, तो अपने आप में एक बड़ा पावर सेंटर के रूप में यहाँ वो दिखाई पड़ता है। तो बहुत ये एक बड़ी चुनौती। और दूसरे अगर देखा जाए कि पैन इंडिया अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सबक उन पार्टियों के लिए भी होगा जो कांग्रेस को ये सोचकर इग्नोर कर रही हैं कि यहाँ पर इनकी स्थिति क्या है। आप एक उदाहरण देखिए कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ऊपर भी बड़ा दबाव था कि वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें न दे। उनके पार्टी के भीतर जबरदस्त दबाव था, बहुत सारे सलाहकार अखिलेश यादव को ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को मत दीजिए, ये ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का एहसास था कि जो एक मोमेंटम पब्लिक का बना हुआ है, जो राहुल गांधी जिस तरह की चीज़ों को, जिस तरह के मुद्दों को जनता से जुड़े और समाज से जुड़े, संविधान से जुड़े मुद्दे लेकर वो चल रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल से, उन मुद्दों को लेकर एक मोबिलाइजेशन हुआ है एक बड़े तबके का, वो उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर हम उनको साथ नहीं लेते हैं और अगर वो अकेले लड़ जाते हैं चुनाव, चूंकि आप उनके साथ समझौता करेंगे, सम्मानजनक नहीं होगा तो अकेले लड़ेंगे, तब फिर हो सकता है कि दोनों पार्टियों को कोई फायदा ना हो। और दूसरी ओर एक चीज और आपको बताएं, उसी दौरान कांग्रेस पार्टी को भी लोग सलाह दे रहे थे
कि उनको अलग से चुनाव लड़ जाना चाहिए। लेकिन ये कही जाएगी कि राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव की समझदारी कि दोनों ने ही आखिरकार समझौता स्वीकार किया, उसका परिणाम साफ दिखाई पड़ रहा है। तब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं जो परिणाम आ रहे हैं, जो वोट परसेंटेज हैं, नंबर ऑफ वोट्स हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले हुए एक ही सीट पर मिले हुए वोट्स को अगर हम देख रहे हैं, उनसे साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पाए हुए वोट से कितना ज़्यादा है। अगर साथ मिले होते तो हम ये नहीं कहते कि सारा का सारा मैथमेटिक्स की तरह से, अर्थमेटिक्स की तरह से जुड़ जाता, लेकिन कुछ जुड़ता तो है ही दोनों के वोट, क्योंकि अगर अलग रहकर वो पा रहे हैं, बीजेपी को तो जो मिलना था वो मिला ही, यही अलग वोट थे, तो उनमें से ज़्यादातर जगहों पर जीत हो सकती थी। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए एक बड़ा मैसेज है कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों के लग रहा होगा कि हम कांग्रेस से समझौता करके चुनाव में और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और अपने को कमज़ोर कर रहे हैं, उनकी गलतफहमी इससे दूर हो जाएगी, इन नतीजों से दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अब ये भी देखना प्रेम कुमार जी, महत्वपूर्ण ये भी होगा कि अब जो तमाम बड़े चेहरे, खासतौर पर वो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, जो जेल में बंद थे, जो जमानत पर बाहर हैं, और अगर वो फिर से वो तमाम चीज़ें अगर खुलती हैं, उनकी फाइलें वो जो ऑलरेडी खुली हुई हैं, और अगर इनमें से चंद बड़े चेहरे जेल चले जाते हैं फिर से, तो फिर पार्टी के लिए कितना संकट आप देखते हैं? और क्या आपको लग रहा है, क्या कैन यू फोरसी कि ऐसा कुछ होगा जरूर? प्रेम कुमार जी, लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन समीर जी, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि सब जमानत पर बाहर हैं और फाइलें तो उनकी खुली हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अभी जो कहा गया कि जो फाइलें हैं उनको महफूज रखा जाए, इसको मेक श्योर उन्होंने किया है, जैसे ही उनके फेवर में नतीजे हुए, ये सचिवालयों को जिस तरह से कहा गया है, तो लग तो ये रहा है कि ऐसा ही तो नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप ये देखें कि केवल एलजी के माध्यम से जितना कुछ हो सकता था कोशिश की गई इनको लपेटे में लेने की, अब तो सारी पूरी की पूरी सरकार ही उनके पास रहेगी। और जिस तरह से जो तेवर दिखाई पड़ रहे हैं कि सचिवालय को ही सील करने के आदेश दे दिए गए हैं कि जो फाइलें हो, हालांकि बहुत होशियार लोग हैं आम आदमी पार्टी के, तो कोई ऐसी फाइल लगता नहीं कि छोड़ के गए होंगे, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी आए और चेक करे और देखे और लेकर चली जाए, एक और केस हमारे खिलाफ बना दे। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कितना क्या चीज गायब करेंगे, कितनी चीज गायब करेंगे, ये भी बहुत मुझे लगता है कि हल्की फुल्की बातें होंगी। आप पूरी की पूरी सचिवालय नहीं गायब कर सकते हैं। और बीजेपी को ये भी लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी उन्हीं की तरह सियासत करती है, तो इसीलिए भी फाइलें जो हैं वो जल्दी जल्दी उठवा ली जाए, इस तरह से लगा। आप जो कहते हैं लोग कि आग लगवा दी जाती है, कई जगह घटनाएं होती हैं, उनको तो माना जा सकता है कि जलाकर खाक कर दी गई, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। तो इनको तमाम मुद्दों पर जिनको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती रही है, अब तो वो सारी चीजें जांच का विषय होंगी। वो जांच की मांग कर रही थी, अब जांच की मांग करने वाली पार्टी खुद ही सरकार में है, तो निश्चित तौर पर उनको लेकर इन नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। खास तौर पर जो निशाने पर होंगे वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया होंगे। तो बिल्कुल ये अभी, और क्या आपको लगता है कि लोगों को ये भी एक तरह से कि पहले आप ये कहते थे कि एमसीडी नहीं है हमारे पास, हाँ, तो लोगों ने आपको एमसीडी दे दी, आपके फिर भी जो दिल्ली का हाल हमने देखा अलग अलग जगहों पर, आप भी दिल्ली में आते जाते रहे हैं और आपने भी देखा है, आप भी नोएडा में अगर रहते हैं, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है उससे, मैं दिल्ली में रहती हूं, मैंने भी हाल देखा हुआ है, तो ये किसी से छिपा नहीं है। फिर आपने कहा कि एलजी आपको काम करने नहीं दे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कोई इल्जाम नहीं था, ये साफ तौर पर दिख रहा था कि एलजी आपको काम करने नहीं दे रहे हैं। लगातार एलजी जिस तरह से दौरा करते थे, एलजी ने बाकायदा तौर पर पॉडकास्ट भी किया जिसमें वो किस तरह से एक सरकार की पार्टी बनकर एक तरह से बात करते हुए वो नजर आ रहे थे। लेकिन एलजी तो शीला दीक्षित के दौर में भी थे, और शीला दीक्षित
तब भी मुख्यमंत्री थी, जब बीजेपी की सरकार थी तब तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं थे। तो क्या आपको लगता है लोगों ने कि भाई ये तो रोना रोते रहते हैं कि हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हमें जेल भेजा जा रहा है, हम पर भ्रष्टाचार के इल्जाम है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, पुलिस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, अमित शाह की पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये सारी चीजें वो लगातार कहते रहे, तो क्या इससे भी लोग थोड़ा त्रस्त हुए, क्या आपको लगता है? जी, थोड़ा नहीं, बहुत त्रस्त हुए। ये पिछले 10 साल से लोग देख रहे हैं, और जब आप इतने बड़े आरोप तो भाई विपक्षी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर 26 साल हो गए थे उसको सरकार में आए हुए, तो ख्वाब देख रही थी, तो बहुत सारे आरोप तो लगा ही रही थी। आप उसी में जेल भी गए वो शराब घोटाले में, और तमाम तरह के आरोप हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। लेकिन ये भी एक बड़ा कारण था कि एक तो आप ये विवाद आपका शुरू से रहा कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने ये देखा कि 15 साल एक और सरकार चली है, और उस सरकार ने भी विरोधी दल की पार्टी के रहते हुए केंद्र में और अपनी सरकार चलाई। अपनी सत्तारूढ़ पार्टी, उनकी पार्टी सत्ता में केंद्र में तो बाद में आई। पहले तो दिल्ली की कांग्रेस सरकार जो थी वो एनडीए सरकार के अधीन ही थी, वाजपेयी जी के अधीन, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो उसका ये मैसेज गया कि भाई जिनको काम करना होता है वो काम करते रहते हैं। अच्छा, विकास के नाम पर आप ये कह भी नहीं सकते कि आप पिछली सरकार से ज़्यादा आपने काम कर दिया हो, जो विकास पिछले 15 साल में हुए। तो इस चीज़ को लेकर इस टर्म में खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को लेकर लोगों में नाराज़गी थी। कई ऐसे मुद्दे आए, और दूसरी बात ये कि जिस तबके ने आपको वोट दिया है उनके साथ आप कभी उनके नहीं खड़े हुए। तो ये सारी चीज़ों की नाराज़गी, और जो सबसे बड़ा कारण ये कि आप एक वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे कि हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, आने के बाद सबसे ज़्यादा आप उसमें लिप्त हो गए, पाए गए। राजनीति के लिए जिन लोगों को आपने कागज़ लेकर कि ये भ्रष्ट है और क्या क्या आप कहा करते थे, उनके साथ आपने गलबहियाँ की, उनके साथ जाकर आपने चुनाव लड़ा। तो बहुत सी चीज़ें थी, नाराज़गी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से पूरी पार्टी में, सरकार में डिक्टेटरशिप की तरह से चलाने की आपने कोशिश की, उसने भी नुकसान किया। तो होता क्या है, कभी कभी आपको सफलता मिलती जाती तो आपको लगता है कि हाँ यही तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप गिरते हैं तब फिर पता लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं था, इसमें हमको तो अपने दूसरे तरीके से जो हम सोच कर आए थे उस तरह से काम करना था। वही हुआ, इतने दिन तक आपको मौका मिला, लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया है। तमाम बहुत से अच्छे भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हेल्थ और उसको एजुकेशन को लेकर काम होते हैं उनकी चर्चा होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ किया ही नहीं है। दूसरे जो बिजली पानी मुफ्त देने का आप वादा करके आए थे, आपने किया, तो कितना आपको वोट देगा? एमसीडी में भी आपको सौंप दिया दिल्ली की जनता ने, यानी जो नगर निगम होता है। तो आपको उसका मान करना चाहिए, लेकिन आप वाद विवाद में उलझे रहे। और ये भी समीर जी सिर्फ यही कह देना, और आरोपों का स्तर आपका किस तरीके का रहा कि आप एक सरकार, चुनी हुई सरकार पर, आप लोकतंत्र में है, लोकतंत्र की बात करते हैं, एक चुनी हुई सरकार पर आप आरोप लगा दे रहे हैं कि वो नदी के, यमुना जैसी नदी के पानी में जहर मिला दे रहे हैं। ये आरोप किसके गले से ये बात उतरेगी? तो ये स्तर जब रहा तो लोगों में ये सारी चीजें नाराजगी की वजह बनी, और इस मुद्दे ने बहुत इनका नुकसान किया है। केवल एक मुद्दे इसने आपकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया कि आप जो बोलते हो आप उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं किसी के बारे में। हाँ, अभी तक आप लोकसभा चुनाव 6 महीने पहले साथ लड़ रहे हैं, उसके बाद आप पोस्टर निकाल देते हैं, अपने को तो कट्टर ईमानदार आप कहते ही हैं। आप वही राहुल गांधी, वही संदीप दीक्षित को एक बार फिर सबसे भ्रष्ट बता देते हैं। आप खुद ही को, अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जी हाँ, खुद ही को अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कट्टर आप ईमानदार बता रहे हैं, और पूरी दुनिया को यानी कि भ्रष्ट आप बता रहे हैं। और फिर आप, जनता ने ये कहा ही जाएगा फिर कांग्रेस की तरफ से कि भी सबक सिखाया है जनता ने आपको। और जब आपको जरूरत होती है तो उन्हीं भ्रष्ट के साथ आप चुनाव भी लड़ लेते हैं। जी जी। तो ये अवसरवादिता और ये एक तरीके से फरेब बोलना, झूठ बोलना, आरोप लगाना, बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से दिल्ली की जनता नाराज थी, और उसका रिफ्लेक्शन इन परिणामों में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और उसके पास ऑप्शन के तौर पर जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी उस तरह से लड़ी थी क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए, चाहे शीला दीक्षित की सरकार रही हो या आम आदमी पार्टी की, कभी भी बीजेपी का वोट बैंक जो है 30% से कम नहीं गया। 32, 35, 38% उसका रहा। पिछली बार 38% था, और अब 38 से उसने छलांग लगाई है, और 38 से अब वो पहुंच गई है 45.89%। उसका इस बार
जो वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि फाइनल जब आएगा इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-8% का हो सकता है। और अभी अगर हम आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं तो 43.55%। और अब इस सब के बीच जेपी नड्डा और इसके साथ साथ अमित शाह कार्यालय पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। और जिस तरह से वहां होता है कि अपने ही दफ्तर में उनका स्वागत किया जाता है नरेंद्र मोदी का, जैसे लगता है कि लोगों के बीच पहुंचे हैं और जनता उनका स्वागत कर रही है। अपने ही दफ्तर में वो अपना स्वागत करवाएंगे, मोदी मोदी के नारे लगवाएंगे और फिर वहां पर भाषण उनका होगा और वो सब भी हम देखेंगे। और अभी तो उनके लिए ये मौका है कि उनको जीत मिली है, वो भी एक ऐसे राज्य में, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर 26 साल से सूखा था और वो 26 साल का सूखा उनका खत्म हो गया है। 15 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने और उसके बाद 11 साल लगभग सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी। और अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। ये उसे हमेशा बहुत चुभता रहा कि कैसे जिस दिल्ली पर वो पिछले 10.5 साल से काबिज है, यानी कि दिल्ली में बैठकर वो अपनी सत्ता चला रही है पूरी देश की, वही दिल्ली उसको बार बार नकारती है। तो अब असल मायनों में हम कह सकते हैं कि दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया है। आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल अब उत्पन्न हो गया है। और क्या ये इस हार का असर हम क्या पंजाब में भी होता हुआ देखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत दिन तक रहें आम आदमी पार्टी के साथ ही, ये मुश्किल ही दिख रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी रही, जब से वो पार्टी बनी उसने सिर्फ सत्ता सुख भोगा और ये पहली बार है जब इस तरह से उसे शिकस्त हासिल हुई है। तो अब ये महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े होते हैं कि अब आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यही वो पार्टी है, यही वो लोग हैं जिन्होंने एंटी करप्शन पूरा एक तरह से अन्ना हजारे, जो अब अरविंद केजरीवाल को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरह से अवतरित होते हैं अन्ना हजारे जब भी उनकी मर्जी होती है और जब भी उनको विपक्ष को या खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को कुछ कहना होता है। अदरवाइज वो भारतीय जनता पार्टी के हर तरह की कारगुजारियों पर वो खामोश रहते हैं। तो ये सब कुछ जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता गंवाई, दिल्ली में सत्ता गंवाई, पंजाब में सत्ता गंवाई, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की वजह से ही हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। अगर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो इसमें समीर जी कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। उनको लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि उनका बदला पूरा हुआ है। नहीं, क्यों नहीं लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। देखिए, अब पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए लड़ती है, वो नहीं जीती, अब कोई हार गई तो उसके लिए तो उसको कहा नहीं जाएगा। यही लॉजिक आम आदमी पार्टी भी देती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी में कांग्रेस में फ़र्क है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन जगहों पर जाकर चुनाव लड़ रही थी जहां सीधे तौर पर दिख रहा था कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, और गई नुकसान किया, चाहे वो गुजरात हो, गोवा हो, और कई आम आदमी वहाँ पर, मान लीजिए पंजाब में तो सरकार बनाई, वहाँ मजबूत भी थी वो, लेकिन कई ऐसे राज्य रहे वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। पर कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही बेस पर उसी का जो वोट बैंक था उसको लेकर अपनी तरफ आम आदमी पार्टी से सरकार बनाई, तो वो अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने की कोशिश क्यों नहीं करेगी। और पहले वो कोशिश इस तरह से कर रही थी कि आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक देशव्यापी आधार है, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया। क्यों किया, क्या उसके पीछे वजह रही, ये आप ही बता सकते हैं। लेकिन उसने तो कोशिश की, तो उसको अब वो चुनाव लड़ी और हार गई, आप भी हार गए। तो अब इसको आप चाहे जिस रूप में देखें, चाहे कोई भी देखे, लेकिन इतना तो तय ही है और ये सही है, ये मैसेज जो गया है कि आप कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही तो आपको हरा दिया ना, आपको साथ में चुनाव लड़ना था। अब ये मैसेज दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी है। तो ये अब इस मैसेज से कौन इसका संदेश लेता है और उसको संभल कर आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वहाँ वो चलता है, इस पर डिपेंड करेगा कि अब ये इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से, किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है। नहीं लड़ा तो इसी तरह के नुकसान दूसरों को भी होंगे। और एक बात और आपको बताएं, हर जगह ये स्थिति नहीं आने वाली है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जीरो पे आ जाएगी। 70 सीटें हैं, छोटा राज्य है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि और जगहों पर और हर जगह इसी तरह से एक बिल्कुल बाइपोलर लड़ाई भी नहीं होगी, ट्रायंगुलर लड़ाई होगी या और भी पार्टियां होती हैं। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि यही सिचुएशन हो, लेकिन अगर साथ में लड़ेंगी
जो गठबंधन की पार्टियां हैं, जी। फायदा जरूर होगा, ये तय हो गया है, ये बिल्कुल। निश्चित है। ये बिल्कुल, और ये दिल्ली के चुनाव ने और इसको पुख्ता कर दिया है, और अब बिहार का है अगला दिल्ली के चुनाव ने और लोकसभा चुनाव ने, बिल्कुल, वहां हम देखें महाराष्ट्र में क्या परिणाम रहे, जी। बिहार में भी परिणाम ठीक ही रहे, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल किस तरह का रहा वो सबके सामने है। बिल्कुल। और 2027 में है हालांकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव, लेकिन बिहार जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य इस लिहाज से है कि हिंदी पट्टी का हम दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और बिहार की सियासत से देश की सियासत भी बहुत कुछ बदलेगी, क्योंकि 2 बैसाखियों में से एक है नीतीश कुमार, और वहां पर भी अब ये देखना होगा कि क्या इससे सबक लेकर एक सम्मानजनक और जैसा एक गठबंधन होना चाहिए उस तरह का गठबंधन वहां पर होता है, और क्या इससे सबक लिया जाता है, ये जरूर है। लेकिन अब ये साफ ये तय माना जा रहा है कि मिलकर लड़ेंगे तो आपको नतीजे आपके फेवर में होंगे, और अगर आप मिलकर नहीं लड़ेंगे तो मोदी जी का वही नारा बटोगे तो कटोगे, या हमें इसको हालांकि बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप बटेंगे तो नतीजे कुछ और होंगे, साफ तौर पर दिल्ली बताती हुई नजर आ रही है। तो इस पर और हमारा विश्लेषण जो है वो लगातार जारी रहेगा, हम आपको तमाम जो अपडेट है वो आपको देते रहेंगे। इसकी बारीकियां क्या है, जो फाइनल टैली आ जाएगी एकदम उसके बारे में, हालांकि लगभग ये फाइनल ही है और कुछ ही सीटें बची हैं जहां पर बस डिक्लेयर होना बाकी है, हालांकि इसमें अब कुछ बदलने नहीं जा रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी तमाम मेहमानों के साथ, और इसका गहन विश्लेषण जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सोचने की जरूरत है कि दिल्ली तो ये हारे हैं, लेकिन क्या इससे देश की सियासत भी बदलेगी। नमस्कार।